हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, अभी यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में थोड़ा समय है, तो उसको अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हुए आज हम सॉल्व करेंगे DSSB की आंसर की। जो एग्ज़ाम हमारा 23 अप्रैल 2025 को हुआ था, तो इसकी हम लोग म्यूज़िक सब्जेक्ट की आंसर की आज सॉल्व करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट की। देन हम सेकेंड एंड देन थर्ड शिफ्ट की आंसर की सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने यूपी टीजीटी के पैटर्न पर फिर से आ जाएंगे और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें म्यूज़िक के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो DSSB का जो एग्ज़ाम है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी पहले मालूम कर लेते हैं। तो DSSB का एग्ज़ाम जो है टीजीटी लेवल का है। टीजीटी म्यूज़िक का ये एग्ज़ाम हुआ था 23 अप्रैल 2025 को। इसकी जो आंसर की आई हुई थी उसी को आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन जनरल पार्ट के होते हैं और 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो म्यूज़िक पार्ट के होते हैं। इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। तो चलिए हम जनरल पार्ट के पेपर को सॉल्व ना करके अपने सब्जेक्ट म्यूज़िक के सब पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आज हम पूरा पेपर आज ही सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आंसर की। तो ये रहा DSSB का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। जिस कैंडिडेट ने मुझे ये पेपर सेंड किया है उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो DSSB का पेपर हुआ था ये 23 अप्रैल 2025 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, यानी कि 9 बजे से 11 बजे तक मॉर्निंग में ये पेपर हुआ था। म्यूज़िक सब्जेक्ट का ये पेपर है और इसका जो टेस्ट सेंटर था वो सेक्टर 62 था, नोएडा में। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। दीपचंदी ताल को किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है? ख्याल के साथ, ध्रुपद के साथ, ठुमरी के साथ या टप्पा के साथ? दीपचंदी ताल को ठुमरी गायन शैली के साथ बजाया जाता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने इसका आंसर बिल्कुल राइट माना है। दीपचंदी ताल को ठुमरी गायन शैली के साथ बजाया जाता है। दीपचंदी ताल जो होती है वो 14 मात्रे की ताल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत त्यागराज की सबसे प्रसिद्ध कंपोजिशन डैश कृति है। तो इसमें बताना है कि कौन सी कंपोजिशन जो है वो संत त्यागराज जी की सबसे प्रसिद्ध है। पृथ्वी चिंतय, नवग्रह, पंचरत्न या नवरत्न? तो संत त्यागराज जी की प्रसिद्ध कंपोजिशन जो है वो पंचरत्न है। इसका राइट आंसर जो होगा वो पंचरत्न हो जाएगा, ठीक है, पंचरत्न। त्यागराज जी दक्षिण भारतीय संगीत के वाग्यकारों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंचरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्दंडी प्रकाशिका के पाठ में डैश अध्याय शामिल हैं? 10, 5, 6 या 16? तो चतुर्दंडी प्रकाशिका जो कि पंडित वेंकट मुखी जी के द्वारा लिखी गई है, पंडित वेंकट मुखी जी के द्वारा ये पुस्तक या ग्रंथ लिखा गया है। तो इसमें 10 अध्याय होते हैं, इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। बसंत राग में ऋषभ और धैवत कोमल होते हैं और मध्यम डैश होता है? कोमल, वर्ज, तीव्र या शुद्ध? तो बसंत राग में ऋषभ और धैवत तो कोमल होते हैं, लेकिन मध्यम जो होता है वो तीव्र होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, तीव्र।
नेक्स्ट है भातखंडे संकेतन प्रणाली में गीत के शब्दों को लंबा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शून्य का, प्लस का, माइनस का या अवग्रह का? तो भातखंडे संकेतन प्रणाली में गीत के शब्दों को लंबा करने के लिए एस चिन्ह का, यानी जिसको हम अवग्रह बोलते हैं सांगीतिक भाषा में, उसका प्रयोग किया जाता है। ये आंसर इन्होंने बिल्कुल सटीक माना हुआ है। नेक्स्ट है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर का उपयोग सामगान के लिए किया जाता था। अनुदात्त को किस रूप में दर्शाया जाता था? शुद्ध स्वरों में, उच्च स्वरों में, मध्यम स्वरों में या निम्न स्वरों में? तो आप सभी को पता है और हम सभी को पता है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो अनुदात्त के लिए हम निम्न स्वरों को दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, निम्न स्वर। एक ताल के समरूप ताल है झप ताल, दीपचंदी ताल, तीव्रा ताल या चौताल। तो एक ताल के समरूप चौताल होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, चौताल। झप ताल 10 मात्रे की होगी, दीपचंदी ताल 14 मात्रे की, तीव्रा ताल जो है 7 मात्रे की और चौताल जो है 12 मात्रे की होगी। एक ताल भी जो है 12 मात्रे की होती है और इसमें 6 विभाग होते हैं, 4 ताली और 2 खाली होता है। यही सेम प्रारूप 4 ताल में भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा, 4 ताल। डैश अयोध्या के राजा द्वारा कुदऊ सिंह जी को दी गई एक उपाधि है। मृदंग केसरी, सदा कुंवर, मृदंग रत्न या संगीत कुंवर। तो अयोध्या के राजा के द्वारा कुदऊ सिंह जी को सदा कुंवर की उपाधि दी गई, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि प्रकाश रागों में डैश एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्यम, ऋषभ, निषाद या गंधार। तो संधि प्रकाश रागों में मध्यम अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर जो है मध्यम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग छाया नट की वादी संवादी क्या है? पा रे पा रे, धा या धा गा। तो राग छाया नट जो कि कल्याण ठाट का राग है, इसका जो वादी संवादी स्वर होता है वो रेपा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, रेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदार और बेदमदार किस लयबद्ध संरचना का वर्गीकरण है? गद का, कायदा का, तिहाई का या रेला का? तो दमदार और बेदमदार जो होती है वो तिहाई ही होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ही होगा, तिहाई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलिएगा। हम ये DSSB की आंसर की इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप सभी को ये भी पता चले कि DSSB में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन में से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है आपको UPTGT में भी देखने को मिल जाए, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम सब तीनों शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करने के बाद हम एक संभावित कट ऑफ के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जो कि हम सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ी भिन्न आवृत्तियों वाली 2 ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस से कौन सी परिघटना उत्पन्न होती है? डॉप्लर प्रभाव, ध्वनि परावर्तन, सन्नादी अनुनाद या विस्पंद आवृत्ति। तो थोड़ी भिन्न आवृत्तियों वाली 2 ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण से विस्पंद आवृत्ति की परिघटना उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। सामगान के लिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर का उपयोग किया जाता है। उदात्त किसको व्यक्त करता है? शुद्ध स्वर को, निम्न स्वर को, उच्च स्वर को या मध्यम स्वर को? देखिए, एक ही क्वेश्चन जो है उसी को 2 तरह से पूछ लिया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में एक ही क्वेश्चन जो होता है उसको 2 तरीके से पूछ लिया गया है। पहले वाले में अनुदात्त के बारे में पूछा गया था और अब उदात्त के बारे में पूछा जा रहा है। तो उदात्त का जो राइट आंसर होगा, इसका सामगान के लिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर का प्रयोग किया जाता है। उदात्त को उच्च स्वर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, उच्च स्वर। नेक्स्ट है भीम पलासी में धा अवरोही पदों में संक्षिप्त है। इस मामले में धा है अल्पत्व, बहुत्व, तिरोभाव या आविर्भाव। तो जैसे कि क्वेश्चन से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर संक्षिप्त होने की बात कही जा रही है, तो ये इसका राइट आंसर अल्पत्व ही हो जाएगा, अल्पत्व। धा इसमें अल्पत्व होता है। संगीत पारिजात में 2 भाग होते हैं जिसमें डैश श्लोक शामिल होते हैं। 705, 702, 700 या 708।
तो संगीत पारिजात में 2 भाग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। पहला और दूसरे दोनों भागों को मिलाकर 708 श्लोक प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 708। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक जो है पंडित अहोबल जी हैं। भारतीय संगीत में कितने स्वर शुद्ध और विकृत होते हैं? 8 शुद्ध 4 विकृत, 4 शुद्ध 8 विकृत, 5 शुद्ध 7 विकृत या 7 शुद्ध और 5 विकृत? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर भारतीय संगीत में होते हैं। जिसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा, 7 शुद्ध और 5 विकृत। इन सारे स्वरों से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पर डाले हुए हैं, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक मंत्रोच्चार के संदर्भ में अनुदात का अर्थ होता है लय पैटर्न, बढ़ता हुआ स्वर, कोमल स्वर या निम्न तान। अब देखिए उसी से संबंधित एक और अब आ गया, वैदिक मंत्रोच्चार के संदर्भ में अनुदात का अर्थ होता है निम्न तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राग की पहचान सा रे मा पा धा सा स्वरों से की जाती है? राग बागेश्वरी, भीम पलासी, दुर्गा या राग यमन? तो सा रे मा पा धा सा राग दुर्गा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, राग दुर्गा। इन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर माना हुआ है इस क्वेश्चन का। वेंकटमुखी का शुद्ध मध्यम कितने मेलों का होता है? 36, 10, 76 या 32? 36, 10, 76 या 32? देखिए अभी इन्होंने चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में पूछा और अब उसी के बारे में इस तरह से पूछ रहे हैं कि इसमें शुद्ध मेलों की संख्या कितनी है। तो वेंकटमुखी जी ने 72 मेल टोटल माने हुए थे, जिसमें से 36 मेल जो हैं वो शुद्ध मध्यम के हैं और 36 जो है तीव्र मध्यम के हैं। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा, शुद्ध मध्यम 36 मेल का होता है। नेक्स्ट है, लयकारी में लोम का अर्थ क्या है? तिहाई करना, धीरे धीरे गति बढ़ाना, ताल बदलना या विलंबित लय में रहना? तो लयकारी में लोम का अर्थ होता है धीरे धीरे गति बढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सेक्शन 1। अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि DSSB में जो है म्यूज़िक के जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चन ही है, लेकिन इनको सेक्शन में बांट दिया गया है। इनको टोटल 5 सेक्शन में बांट दिया गया, जिसमें से हम लोगों ने 1 सेक्शन के क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम 2 सेक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे। या यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसिप्लिन 2। तो इसके हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भातखंडे द्वारा परिभाषित 10 थाटों में से एक नहीं है? हरि काम्बोजी, कल्याण, बिलावल या भैरवी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, हरि काम्बोजी। हरि काम्बोजी 10 थाटों में नहीं है। हरि काम्बोजी का संबंध जो है दक्षिण भारत संगीत से है, दक्षिण भारतीय संगीत से। हमारे उत्तर भारत का जो खमाज थाट होता है इसे ही दक्षिण भारत में हम हरि काम्बोजी कहते हैं, और ये हमारे भारतीय 10 थाटों में नहीं है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, हरि काम्बोजी। नेक्स्ट, श्रीनिवास ने वीणा के 36 इंच के खुले तार पर कितने स्वर स्थापित किए हैं? 9, 5, 7 या 12? तो श्रीनिवास जी ने वीणा के 36 इंच खुले तार पर 12 स्वर स्थापित किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। प्रतिध्वनि क्या है, यानी इको क्या है? ध्वनि का परावर्तन, एक ध्वनि जो अवशोषित हो जाती है, एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र, आवृत्ति की माप। तो प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट, राजा मानसिंह तोमर को डैश पुस्तक के संकलन का श्रेय दिया जाता है? संगीत दर्पण, बृहदेशी, संगीत पारिजात या मान कौतूहल? तो राजा मानसिंह तोमर को मान कौतूहल पुस्तक के संकलन का श्रेय दिया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, मान कौतूहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद फकीर बख्श को तबला के डैश घराने का जनक माना जाता है? दिल्ली, पंजाब, बनारस या फर्रुखाबाद? तो उस्ताद फकीर बख्श को तबला के बनारस घराने का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, पंजाब घराने का।
क्वेश्चन है गुंजायमान स्थान रिवरब्रिएंट स्पेस में अवशोषण सामग्री द्वारा सामान्यतः किस आवृत्ति रेंज पर अधिक प्रभाव पड़ता है? केवल निम्न आवृत्तियों पर, केवल उच्च आवृत्तियों पर, केवल मध्य आवृत्तियों पर या सभी आवृत्तियों पर समान रूप से? तो गुंजायमान स्थान में केवल उच्च आवृत्तियों में प्रभाव पड़ता है, ठीक है, केवल उच्च आवृत्तियों की आवृत्ति रेंज पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। वेंकटमुखी द्वारा कितने मेल दिए गए हैं? 72, 32, 10 या 36? देखिए उन्हीं से संबंधित फिर एक क्वेश्चन आ गया है। तो वेंकटमुखी ने 72 मेल दिए हैं, आप सभी को ये पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आड़ा चौताल और झुमरा ताल के बीच समान है? ताली और खाली, बोल, विभाग और मात्रा। तो इन चारों में से क्या है जो आड़ा चार ताल और झुमरा ताल दोनों में ही समान है? तो मैं आपको बता दूं कि आड़ा चार ताल में ताली और खाली समान नहीं होती है, बोल भी समान नहीं है, विभाग भी समान नहीं है, लेकिन मात्रा समान है, ठीक है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, मात्रा। नेक्स्ट है राग की जाति औड़व षाडव में कितने स्वर होते हैं? 5, 7, 5, 6, 6, 7, 6, 5। तो राग की जाति औड़व षाडव में 5 और 6 स्वर होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तत्ववाद, सुषिरवाद, अवनद्यवाद और घनवाद एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दिया हुआ है शहनाई, क्लैरिनेट, हारमोनियम, वीणा, सितार, सरोद, ताल, घुंघरू, झांझ, पखावज, तबला, ढोलकी। तो इसे हमें मिलान करना है। तो तत्ववाद्य से जो है मिल जाएगा 2 वीणा, सितार और सरोद। सुषिरवाद्य हो जाएंगे शहनाई, क्लैरिनेट, हारमोनियम। अवनद्यवाद हो जाएंगे पखावज, तबला, ढोलकी। घनवाद्य हो जाएगा ताल, घुंघरू, झांझ। तो इस तरह से हमारा जो है 2, 1, 4, 3 सही होना चाहिए। तो इन्होंने भी बिल्कुल राइट माना हुआ है, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन है, ये स्वर समूह दिया हुआ है गा रे सा, धा सा रे गा, पा गा धा पा, गा रे सा। यह किस राग की पकड़ है? भैरव की, भूपाली की, मालकौंस की या भीम पलासी की? तो यह पकड़ भूपाली की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला थी। भारत में इसका प्रथम सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पंडित VN भातखंडे जी के द्वारा, पंडित जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंडित VN भातखंडे जी के द्वारा प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। पंडित वेंकटमुखी ने किस ग्रंथ में 72 मेलों की रचना की? यानी कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वो सिंपल वे में ही अभी तक देखा जा रहा है कि नॉर्मल ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चतुर्दंड प्रकाशिका, संगीत सार, राग तरंगिनी या स्वरमेल कलानिधि? तो हम सभी जानते हैं कि चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना इन्होंने की हुई है। क्वेश्चन है पूर्वाचिक और उत्तराचिक सामवेद के डैश के 2 भाग हैं? आर्चिक संहिता, अरण्यगेय गान, ग्रामगेय गान या गान संहिता? तो पूर्वाचिक और उत्तराचिक सामवेद के आर्चिक संहिता के 2 भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चयन कीजिए। सभी गुणित स्वर अधिस्वरक होते हैं, लेकिन सभी अधिस्वरक गुणित स्वर नहीं होते। गुणित स्वर अधिस्वरक होते हैं जो मूल आवृत्ति के पूर्णांक गुणक होते हैं। प्रथम गुणित स्वर को अधिस्वरक यानी ओवरटोन माना जाता है। मूल आवृत्ति प्रथम गुणित स्वर है। तो इसमें जो असंगत है वो है कि प्रथम गुणित स्वर को अधिस्वरक यानी ओवरटोन माना जाता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रथम गुणित स्वर को अधिस्वरक माना जाता है, यह असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदार नहीं, ये है सादरा। सादरा एक प्रकार का गीत है जो मुख्य रूप से डैश में गाया जाता है। रूपक, एक ताल, झप ताल, दादरा। तो सादरा जो है एक प्रकार का गीत है जो मुख्य रूप से झप ताल में गाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। राजा मान सिंह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संकलित की गई थी?
संगीत पारिजात, मान कुतूहल, संगीत दर्पण या बृहद्देशी। आप ये देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन फिर से इस पेपर में रिपीट किया गया है। तो अभी हम लोग देख के आए हैं इसके पहले ये क्वेश्चन। तो राजा मान सिंह द्वारा मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। डैश थाट में रे गा धा कोमल तथा माँ को तीव्र कहा जाता है। मारवा में, पूर्वी में, तोड़ी में या भैरवी में। तो तोड़ी थाट में रे गा धा कोमल और माँ तीव्र होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, तोड़ी। तोड़ी थाट का ही आश्रय राग होता है। ठीक है, ये सभी ही आश्रय राग हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों में मेलोडिक फ्रेमवर्क के लिए क्या शब्द है? मेला, कृति, राग या गीते। तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों में ही मेलोडिक फ्रेमवर्क के लिए राग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, राग। भारतीय शास्त्रीय संगीत में देशी संगीत का क्या अर्थ है? उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, दक्षिणी क्षेत्रों का संगीत या भारत का पारंपरिक लोक संगीत। तो देशी संगीत से आशय होता है भारत का पारंपरिक लोक संगीत। तो इसका राइट आंसर इन्होंने एकदम सही माना है। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन 3 की ओर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम डिसिप्लिन 3 पर पहुँच चुके हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है इस डिसिप्लिन 3 का कि प्रबंध की अवधारणा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? मतंग जी के द्वारा, शारंगदेव जी के द्वारा, स्वामी हरिदास जी के द्वारा या भरत मुनि जी के द्वारा। तो प्रबंध की अवधारणा जो है मतंग जी के द्वारा प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। मतंग मुनि जी ने बृहद्देशी ग्रंथ की रचना की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साम गान में 3 स्वर होते हैं जो स्वरित, उदात और डैश हैं। सड़ज, हर्ष, ग्राम या अनुदात। तो अनुदात इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का कौन सा ताल, ये ताल चिन्ह का इसका प्रतीक दिया हुआ है, को निरूपित करता है? लघु, गुरु, लघु, लघु, ये ताल चिन्ह है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ताल को, अष्ट ताल को, ध्रुव ताल को या मत ताल को? तो ये जो है ध्रुव ताल को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सप्तसुलादी जो ताल हैं उसी में एक ध्रुव ताल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवादिता यानी कॉन्सोनेंस का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुनाद, एंसोनेंस, स्वरावृत्ति या असंवादिता। तो संवादिता यानी कॉन्सोनेंस का जो विपरीतार्थक है वो असंवादिता होगा यानी डिसोनेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, असंवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार और वीणा किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो आप सभी को पता है कि तत् वाद्य यंत्र हैं ये। तो इसका राइट आंसर तत् हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम बहुत जल्दी फास्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस देखने हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताल में 4 बीट होती है? धमार, तिलवाड़ा, रूपक या कहरवा। ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। इस पे बहुत से बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। अब आप ही बताइए कि इन सभी तालों में कौन सी ताल है जिसमें 4 मात्रा होती है? कोई भी नहीं है। धमार ताल में 14 मात्रा होती है, तिलवाड़ा में 16 मात्रा होती है, रूपक में 7 मात्रा होती है और कहरवा में 8 मात्रा होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके सारे विकल्प जो है गलत हैं। सही प्रश्न जो है इसका ऑप्शन में है ही नहीं और 4 मात्रा की कोई ताल होती ही नहीं है। फिर भी इन्होंने कहरवा को सही माना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पे जो है ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, इसमें जो है स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। तो इसके सारे विकल्प गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंपोजिशन में सम की ओर ले जाने वाला संक्षिप्त स्थाई क्या कहलाता है? कायदा, तिहाई, मुखड़ा या रेला। तो किसी कंपोजिशन में सम की ओर ले जाने वाला संक्षिप्त स्थाई मुखड़ा कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, मुखड़ा। ये आंसर इन्होंने एकदम राइट माना हुआ है। ग्राम गेय गण, अरण्य गेय गण, उपगण और उद्वगण सामवेद के डैश के भाग हैं?
आर्चिक संहिता के, गान संहिता के, गाथा संहिता के और स्वरित संहिता के। तो ये सभी जो भाग हैं ये गान संहिता के भाग हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गान संहिता। आर्चिक के 2 भाग होते हैं जो भी हमने पहले पढ़ा, उत्तरार्चिक और पूर्वार्चिक, और गान संहिता के 4 भाग होते हैं जो ये दिए हुए हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर से, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में देखने को मिल जाए, और अभी जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसे आप लोग देखते हुए चलिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर गान संहिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी संगीत का प्रथम नोटेशन सिस्टम था? न्यूमस नोटेशन सिस्टम, स्टाफ नोटेशन सिस्टम, मोजार्ट का नोटेशन, या चेव नोटेशन सिस्टम, सोल्फा नोटेशन सिस्टम? तो इनमें से पश्चिमी संगीत का जो प्रथम नोटेशन सिस्टम था वो यही था, चेव और सोल्फा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठेका के ताल की पहचान कीजिए। धी डैश धी धी डैश 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 धी धी डैश, रूपक, दादरा, झपताल, कहरवा। तो ये जो ठेका है ये झपताल का ठेका है। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। तो इस तरह से ये झपताल का ठेका हो जाएगा। झपताल 10 मात्रा की ताल होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राग का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? राग विबोध, संगीत पारिजात, बृहददेशी या अभिनव राग मंजरी? तो इनमें से जिस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग का उल्लेख किया गया है वो बृहददेशी ग्रंथ हो जाएगा। इसके रचयिता मतंग मुनि जी हैं, आप सभी को ये पता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, मतंग मुनि। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इस पे भी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया था कि कर्नाटक संगीत पद्धति में लगभग 175 ताल हैं, ठीक, जबकि हिंदुस्तानी पद्धति में लगभग डैश ताल हैं, 150, 250, 350 या 160। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। कर्नाटक संगीत में 175 तालें हैं जो कि निश्चित होती हैं, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में तालों की संख्या निश्चित नहीं है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। इसलिए हम इसे नंबर में काउंट नहीं कर सकते कि हमारे भारतीय संगीत में कितनी तालें हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन किया गया है इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर वो लोग इसको सही मानते हैं तो इसका बेनिफिट हम सभी को प्राप्त होगा। तो इसका जो है सभी आंसर इसके रॉन्ग हैं, इसके ऑप्शंस रॉन्ग है और क्वेश्चन भी रॉन्ग है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ध्रुपद गायन के दौरान लयबद्ध विविधताओं और अलंकरणों के शक्त अनुप्रयोग के लिए जाना जाता है? बेतिया घराना, मेवाती घराना, दरभंगा घराना या डागर घराना? तो ध्रुपद गायन के दौरान लयबद्ध विविधताओं और अलंकरणों के सख्त अनुप्रयोग के लिए बेतिया घराना जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित अहोबल जी ने वीणा के तार पर कितने शुद्ध एवं विकृत स्वर स्थापित किए हैं? 5 शुद्ध, 7 कोमल स्वर, 7 शुद्ध, 5 कोमल स्वर, 7 शुद्ध, 20 कोमल स्वर, 5 शुद्ध, 20 कोमल स्वर? तो पंडित अहोबल जी ने वीणा के तार पर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर स्थापित किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। ध्रुपद शैली के विकास का श्रेय किस ऐतिहासिक शख्सियत को दिया जाता है? भातखंडे जी को, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को, तानसेन जी को या अमीर खुसरो जी को? तो ध्रुपद शैली के विकास का श्रेय तानसेन जी को दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। इन्होंने बिल्कुल राइट इसे माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य संगीत के आधार पर 0 प्रतीक को क्या कहा जाता है? डेमी सेमी क्वेवर, रेस्ट सेमी ब्रीव रेस्ट, बास क्लेफ मिनिम या क्रोचेट रेस्ट? तो ये क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्शन वाला था। इस पे भी जो है स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ था। इसका क्वेश्चन और इसके ये जो ऑप्शंस ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। ये प्रतीक जो है आपको इनमें से किसी में भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है कोई नहीं है, ये रॉन्ग है। इस पे ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नियामत खां हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप में रचनाएं बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह मुगल सम्राट डैश के दरबारी संगीतज्ञ थे, मतलब किन के दरबार में ये थे? शाहजहां जी के, मोहम्मद शाह जी के, जहांगीर के या अकबर के?
तो नियामत खां जी मोहम्मद शाह के दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त की माता का क्या नाम था? कानन देवी, गंगा डी, गौरी देवी या विमल कला? अभिनव गुप्त की माता का नाम विमल कला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग सारंग की जाति क्या है? औड़व शाडव, संपूर्ण संपूर्ण, औड़व औड़व या साडव शाडव? तो राग सारंग की जाति औड़व औड़व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, औड़व औड़व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहले संगीतज्ञ कौन थे जिन्होंने रागों के वर्गीकरण को शुद्ध, छायालग और संकीर्ण में परिभाषित किया था? मतंग मुनि, सारंगदेव, भरत मुनि या अभिनव गुप्त? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, मतंग मुनि। इस तरह से हमने सेक्शन 3 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेक्शन 4 पे, यानी डिसिप्लिन 4 पर। ये रहा डिसिप्लिन 4। मार्ग और देशी संगीत को जानने वाले को किस रूप में जाना जाता है? बाल गंधर्व, स्वगंधर्व, गंधर्व या भूगंधर्व? तो मार्गी और देशी संगीत को जानने वाले को गंधर्व कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक ग्रंथ है जिसे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का आधार माना जाता है? संगीत रत्नाकर, बृहदेशी, चतुर्दंडी प्रकाशिका या गीत गोविंद? तो संगीत रत्नाकर एक ऐसा ग्रंथ है जो उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाप का एक विशेष नियम स्वस्थान नियम कहलाता था जिसे डैश मुख्य भागों में विभाजित किया गया था? 2, 4, 5 या 3? तो स्वस्थान नियम को 4 भागों में विभाजित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मान सिंह तोमर ने किस स्थान पर शासन किया था? पटियाला, दिल्ली, ग्वालियर या लखनऊ? तो राजा मान सिंह तोमर जी ने ग्वालियर राज्य में शासन किया था। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संगीत एम्बेसडर के रूप में जाने जाने वाले किनका संबंध मैहर घराने से है? पंडित रविशंकर, हरिदास गिरी, इनायत हुसैन खां या विलायत खां? तो भारतीय संगीत के एम्बेसडर के रूप में पंडित रविशंकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध निषाद को कर्नाटक संगीत में डैश के रूप में भी जाना जाता है? काकली निषाद, शुद्ध निषाद, कैशिक निषाद या षट्श्रुति धा? तो हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध निषाद को कर्नाटक संगीत में काकली निषाद के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैहर घराना की स्थापना किसने की थी? उस्ताद अलाउद्दीन खां जी ने, उस्ताद वजीर खां जी ने, अली अकबर खां जी ने या राजेश अली खां जी ने? तो मैहर घराना की स्थापना जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां जी ने की हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अलाउद्दीन खां जी के गुरु कौन हो जाएंगे? उस्ताद वजीर खां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि इन्होंने बिल्कुल सही माना हुआ है। अब ये जो आंसर क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। ध्रुपद गायन शैली में कितने बानियां हैं? 6, 5, 8 या 4? हो सकता है कि एग्जामिनर को इसमें जो है सही आंसर टिक करने में उनको मिस्टेक हो गई हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया है। तो ध्रुपद गायन की 4 बानियां होती हैं, ना कि 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की विभिन्न शैलियों को वाणियों के रूप में जाना जाता है? टप्पा, धमार, ध्रुपद और ख्याल? तो ध्रुपद की विभिन्न शैलियों को बानियों के रूप में जाना जाता है। इनकी 4 बानियां होती हैं, जो कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मान्यता के अनुसार नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 39, 28, 33 या 36? 39, 28, 33 या 36? तो 36 अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलंकार क्या है? एक प्रकार का राग, एक प्रकार का ताल, प्रदर्शन की एक शैली या स्वरों का निश्चित पैटर्न? तो अलंकार जो है स्वरों का निश्चित पैटर्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वरों का निश्चित पैटर्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तिलक कामोद के समान एक राग है? कामोद, सोहनी, सोरठ या कलावती? तो तिलक कामोद के समान जो एक ताल है वो है सोरठ। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सोरठ। यह जो चिन्ह है ताल की डैश बीट को इंगित करता है? 5वीं, 13वीं, 9वीं या पहली? तो ये जो चिन्ह है क्रॉस का चिन्ह
इसे जो है हम सम कहते हैं संगीत में, और ये पहली मात्रा को इंगित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग संगीत के लिए किया जाता है? भेरी, कौन, आतोद्य या गंधर्व? तो गांधर्व शब्द का प्रयोग महाभारत काल में किया जाता है संगीत के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित रतन जनकर बड़ौदा राज्य के डैश और फयाज खान साहब के प्रमुख शिष्यों में से एक थे? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, नाना साहब पानसे या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर? तो पंडित रतन जनकर बड़ौदा राज्य के विष्णु नारायण भातखंडे और फयाज खान साहब के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, विष्णु नारायण भातखंडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ध्वनि जिसे संगीतमय तरीके से मौखिक रूप से या किसी वाद्य यंत्र पर पुनर्स्थापित किया जा सकता है, वह कहलाता है तान, जाति, स्थान या नाद? तो वह नाद कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मात्रा ताल की डैश घात को इंगित करता है? 13वीं, 9वीं, पहलवी या 5वीं? अब आप देख सकते हैं कि एकदम सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, पहली। इस तरह से सभी शिफ्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, सभी में जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी हम जब नेक्स्ट क्लास हम जब शिफ्ट सेकंड की देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। क्या आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि अब तक कितने क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं? अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मुख्य योगदान क्या रहा? संगीत चिकित्सा की स्थापना करना, संगीत संकेतन की प्रणाली विकसित करना, नए रागों की रचना करना या वाद्य यंत्रों का परिचय? तो भातखंडे जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में योगदान जो रहा है वो संगीत संकेतन प्रणाली को विकसित करने में रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये भी जो है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। आड़ा चौताल और झूमरा ताल के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं विद्यमान हैं? इसके बोल समान है, विभाजन एवं मात्राएं समान है, ताली एवं खाली समान है या इनमें से कोई नहीं? तो आड़ा चार ताल और झूमरा ताल में बोल समान नहीं है, विभाजन भी समान नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा समान है। तो अब जब एक समान नहीं है और एक समान है तो इसको भी हम गलत ही मानेंगे, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ताली और खाली भी समान नहीं है और इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का होना चाहिए तो ऑप्शन 4, लेकिन इन्होंने ऑप्शन 2 माना है जो कि रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज में पंडित पलुस्कर ने संगीत किससे सीखा? ओमकार नाथ ठाकुर जी से, BR देवधर जी से, दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर जी से या पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी से? पंडित पलुस्कर जी ने पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी से संगीत सीखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन 4 भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं 5 की तरफ। अब हम बढ़ चुके हैं सेक्शन 5 की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सोमनाथ द्वारा कुल कितने स्वर दिए गए हैं? 12, 22, 14 या 16? तो सोमनाथ जी के द्वारा 14 स्वर माने गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, 14। सोमनाथ जी ने 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर माने हैं। इस तरह से उन्होंने टोटल 14 स्वर माने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवादिता और असंवादिता शब्द उन प्रकार के डैश को संदर्भित करते हैं जो स्वरों को एक साथ बजाने पर उत्पन्न होते हैं। सहस्वरता, ध्वनियाँ, धुन या गुणित स्वर? तो संवादिता और असंवादिता शब्द उन स्वरों के ध्वनियों को संदर्भित करते हैं जो स्वरों को एक साथ बजाने पर उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्थाई, अंतरा, डैश और आभोग। दीपचंदी, अनुद्रुतम, संचारी और ध्रुवा। तो संचारी में विभाजित किया गया, इसके 4 भाग जो हैं स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, संचारी। ये क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था। इसे आप लोग देखिए कि वैदिक संगीत के संदर्भ में पूर्ववाचिक का क्या अर्थ है?
राग का एक प्रकार, स्केल में एक विशिष्ट स्वर, एक संगीतमय रूप या एक मधुर वाक्यांश। पहले हम लोगों ने पूर्ववाचिक के बारे में देख लिया कि ये साम संगीत का है और इसमें बता रहा है कि स्केल में एक विशिष्ट स्वर जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इस पर भी जो है ऑब्जेक्शन किया गया है। इसके जो विकल्प दिए हुए हैं वो सभी विकल्प गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में पंडित भातखंडे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रागों को डैश थाटों में वर्गीकृत करना था, 7, 5, 12 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 10, कि भातखंडे जी ने सभी रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत किया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदऊ सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, मृदंग रत्न, संगीत सम्राट, सदा कुंवर या मृदंग केसरी। आप ये देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है फिर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, सदा कुंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल में 16 मात्राएं होनी चाहिए जबकि जप ताल में डैश मात्राएं होनी चाहिए। तो 3 ताल में अगर 16 मात्राएं हैं तो जप ताल में 10 मात्रा होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 10। को शेयर करते चलिए और इसे लाइक भी जरूर से कीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई किसी क्वेश्चन पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 को भारत के किस राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म जो है गुजरात प्रांत में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधार एक परंपरा है जिसमें कोई श्रोतागण किसी खास तरह की कंपोजिशन की मांग करता है। यह कोई कठिन या कोई विशेष कंपोजिशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फरमाइशी, परन, टुकड़ा या पेशकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, फरमाइशी। फरमाइशी चक्रधार एक परंपरा है जिसमें कोई श्रोतागण किसी खास तरह की कंपोजिशन की मांग करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग तिलक कामोद किस थाट के अंतर्गत आता है, खमाज, बिलावल, काफी या कल्याण। तो राग तिलक कामोद खमाज थाट के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, खमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा ताल में डैश होती है, पहली, 5वीं और 13 बीट पर ताली तथा 9वीं बीट पर खाली, पहली, 6ठी और 11वीं बीट पर ताली, 8वीं बीट पर खाली, पहली, 3री, 8वीं बीट पर ताली और 6ठी बीट पर खाली, पहली, 13वीं, 15वीं बीट पर ताली और 7वीं बीट पर खाली। तो तिलवाड़ा ताल में 1, 5 और 13 पर ताली होती है और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक तबला बोल नहीं है, तिन, धा, न, कदा। तिन है, धा है, ना है, लेकिन कदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, कदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संगीत वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए, तुड़व, हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार। तो वैदिक संगीत का वाद्य यंत्र तुड़व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, तुड़व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित अहोबल जी द्वारा रचित संगीत पारिजात में कितने श्लोक हैं, 36, 100, 708 या 700। तो ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा, 708। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, जो मूल सांगीतिक स्वर हैं इसमें डैश सम्मिलित हैं, 10 शुद्ध, 2 विकृत स्वर, 6 शुद्ध, 6 विकृत स्वर, 5 शुद्ध, 7 विकृत स्वर, 7 शुद्ध, 5 विकृत स्वर। तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं जिसमें मूल सांगीतिक स्वर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 7 शुद्ध, 5 विकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शारंग देव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डैश अध्याय हैं, 6, 7, 10 या 5। अब इसे सप्ताध्यायी कहते हैं तो इसमें 7 अध्याय ही होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग के अपने स्रोत से दूर जाने पर उसके आयाम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बढ़ता है, घटता है, यह अनियमित रूप से घट बढ़ सकता है या स्थिर रहता है। तो किसी ध्वनि तरंग के अपने स्रोत से दूर जाने पर उसके आयाम पर जो प्रभाव पड़ता है कि वह घटता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग के संक्षिप्त आलापन का क्या अर्थ है, स्थायी, साधारणी, अंतर्भाषाएं या आक्षिप्तिका।
तो ये क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है कि राग का संक्षिप्त आलापन जो होता है उसे स्थाई कहते हैं, ना कि आक्षिप्तिका। तो इन्होंने जो है इसका आंसर ऑप्शन 4 माना है, आक्षिप्तिका, जो कि राइट होना चाहिए ऑप्शन 1। तो इस पर भी जो है स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। आज के क्वेश्चन पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विरह और करुणा दोनों को व्यक्त करने के लिए राग डैश उपयुक्त होगा, श्री, बागेश्री, हमीर या भैरवी। तो विरह और करुणा दोनों को व्यक्त करने के लिए बागेश्री राग उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बागेश्री। के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, युक्त स्वर शैली एक ऐसा ट्यूनिंग सिस्टम है जहां अंतराल हार्मोनिक श्रृंखला में पाए जाने वाले पूर्ण संख्या अनुपातों पर आधारित होते हैं, जिसमें शुद्ध प्राकृतिक डैश होता है, तीसरा और पांचवा, तीसरा और दूसरा, चौथा और तीसरा, पांचवा और चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 तीसरा और पांचवा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि युक्त स्वर शैली यानी कि जस्ट इंटोनेशन एक ऐसा ट्यूनिंग सिस्टम है जहां अंतराल हार्मोनिक श्रृंखला में पाए जाने वाले पूर्ण संख्या अनुपातों पर आधारित होते हैं, जिसमें शुद्ध प्राकृतिक तीसरा और पांचवा स्वर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने DSSB का पेपर जो कि 23 अप्रैल को हुआ था उसे हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि इस पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले थे। तो टोटल 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे, और कितने क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन हैं, करीब 8 से 10 या 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि जिसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब इसका सेकंड शिफ्ट का पेपर और थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने के बाद जो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो कट ऑफ के ऊपर बनाऊंगी। तो आप लोग जुड़े रहें ज्योत्सना स्टडी जोन के साथ और अपनी प्रैक्टिस को करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।